रानी एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके चलते उसे भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रानी अपनी दोस्त शालू के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ एक कुलदीप नाम का सेठ मंदिर से पूजा करके निकल रहा होता है, जिसे देखकर रानी कहती है, ए सेठ, तुझे हम सीढ़ियों पर बैठी भिखारनी दिखाई नहीं दे रही क्या? तू कहना क्या चाहती है और तू है कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? पहले तू ये बता, इतना बड़ा सेठ होकर भी भिखारनों को बिना भीख दिए ही जा रहा था? बहुत भिखारन देखी है मैंने, लेकिन तेरे जैसी बेशरम भिखारन पहली बार देख रहा हूँ, जो भीख भी ऐसे मांग रही है जैसे अपना कोई दिया हुआ पुराना पैसा वसूल रही हो। सेठ, तूने मुझे बेशरम कैसे बोला? मैंने ऐसा भी कौन सा खजाना मांग लिया तुझसे? सिर्फ भीख ही तो मांग रही हूँ। तू भीख मांग रही है, डरा रही है हमें मंदिर में बैठकर। तू भी तो मंदिर में खड़ा होकर भिखारनों को भीख नहीं दे रहा। हमसे ज्यादा भिखारी तो तू ही है। तूने मुझे भिखारी बोला? अभी बताता हूँ तुझे। चुप हो जा रानी, क्यों बेवजह सेठ से लड़ रही है? अब हम किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांग सकते हैं ना? बिल्कुल सही बोला तुम्हारे भिखारन दोस्त ने। फिर भी जब तुम इतना मांग ही रही हो तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें भीख दे ही देते हैं। सेठ इतना कहकर अपने जेब से 10 का नोट निकालकर रानी के सामने फेंक देता है, जिसके बाद रानी उन पैसों को उठाकर सेठ को वापस देती हुई कहती है, सेठ, हम भिखारी जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे फेंके हुए पैसे हम नहीं उठाते। अपने ये पैसे अपने पास ही रख। भिखारी होकर अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो अपनी इस अकड़ को किसी सही जगह इस्तेमाल करो और कोई काम ढूंढकर अपने हालातों को सुधारो। सेठ, जिस दुनिया में हमें मांगने पर जल्दी भीख नहीं मिलती, वहाँ हम जैसे लोगों को काम कौन देगा? जा, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन सड़क पर भीख मांगते हुए रानी की नजर एक कामनी नाम की औरत पर पड़ती है, जो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी रानी भागकर उसे संभालते हुए कहती है, अरे सेठानी जी, आप ठीक तो हैं? संभालिए, आपका घर कहाँ है? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया होगा। तुम कौन हो? तुम लोगों को कोई और काम नहीं है जहाँ थोड़े अच्छे खासे लोगों को देखा बस वहीं पहुँच जाते हो भीख मांगने के लिए? बेटा चुप हो जा, क्या बोल रहा है तू? तू पहले मेरी बात तो सुन। माँ आप चुप करो, मुझे पता है कि इन लोगों की क्या औकात होती है। जहाँ थोड़े पैसे वाले लोग देखते हैं वहीं अपनी दुख भरी कहानी लेकर भीख मांगने पहुँच जाते हैं। ए, तुम कौन हो? कब से मुझे उल्टा सीधे बोलते जा रहे हो। ए सेठानी, ये है कौन? तू जानती है क्या इसे? भिखारन, ये मेरी माँ है और इनका नाम कामिनी है। तूने अपनी आवाज सुनी है गवार? सेठानी, तुझ में और तेरे बेटे में कितना अंतर है? और तू जो भी नाम हो तेरा, मैं तेरी माँ से भीख मांगने नहीं, बल्कि तेरी माँ चक्कर खाकर गिरने वाली थी। मैं तो बस उसे संभालने के लिए आई थी। बताओ, भिखारनों की कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में नौकरानी का काम कर सकती हो। वैसे भी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। कामनी की बात सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था मजाक में सीखा हुआ काम मेरे इतने काम आएगा। वैसे भी भीख मांगने से ना कोई इज्जत मिलती है, ना अच्छे पैसे। शायद इसी से मेरा कोई भला हो जाए। रानी अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है। तभी कामनी उससे कहती है, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं सेठानी, तू तो मुझे काम दे रही है, इज्जत से कमाने का मौका दे रही है। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रानी इतना कहकर कामनी के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ रहकर वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन कामनी की दोस्त मधु उसके घर आती है। तभी रानी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर मधु कहती है, यार कामिनी, तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी है। तेरा घर भी कितना चमक रहा है। मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। तू भी क्या बातें कर रही है? ये एक इंसान है, सामान नहीं जो तुझे लाकर दे दूं। सेठानी जी, अगर मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह एक अच्छी नौकरानी ला दूं, तो आप क्या देंगी मुझे? अगर तुमने मुझे अपने जैसी भरोसेमंद और अच्छी नौकरानी दे दी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगी। ये तो अच्छी बात है। लगता है मेरी लॉटरी लगने वाली है। कहाँ पूरे दिन भीख मांगने के बाद कहीं जाकर पेट भरने का इंतजाम हो पाता था। यहाँ तो एक नौकरी देने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, साथ ही मेरे दोस्तों को अच्छा काम भी मिलेगा। बोलो क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं सेठानी,
मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नौकरानी का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर आपके सिवा और कोई हो जिसे नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज से मैं अपना ये नया व्यापार शुरू करूँगी। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हम बड़े लोगों को अच्छी और भरोसेमंद नौकरानी मिल जाएगी, तुम उसके बदले अच्छे पैसे ले लेना। क्या बात है रानी, तू तो बहुत समझदार है, घर बैठे बैठे ही बिजनेस करने लगी। लेकिन ये सब हुआ तो आपकी वजह से है ना। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाती तो मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक तुम उसे बुला लेना। अभी मैं जाती हूँ। अगले दिन मधु के आने से पहले ही रानी अपनी विकारन दोस्त शालू के पास जाकर उससे सारी बातें बताकर अपने साथ कामनी के घर ले आती है और मधु के आने के बाद उसे मिलवाकर उसे भी काम पर लगवा देती है, जिसके बदले मधु उसे बहुत सारे पैसे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन रानी कामनी के पास जाती है और उसे कहती है, सेठानी, मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं ये नौकरानी का काम नहीं करेगी। अब मैं अपना बिजनेस करेगी और अपने जैसों की मदद भी करेगी। लेकिन तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुमने कितने अच्छे से मेरा घर संभाल रखा था। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी नौकरानी लेकर आएगी जो बिल्कुल मेरी तरह आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने साथ साथ अपने साथियों का भी अच्छा और भला सोच रही हो। सेठानी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। आपकी वजह से ही मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी काम दिलवा सकी। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना एक किराए का छोटा सा ऑफिस खोल लेती है और कई भिखारियों को रोजगार दिलाती है और इस तरह से वो सभी भिखारियों को प्रेरित करती है कि वो भी भीख मांगने की जगह कमा कर भी खा सकते हैं। इस तरह से समय के साथ रानी भिखारन से एक व्यापारन बन जाती है।